नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज बात प्रदेश भर में एनआरएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की करेंगे। कैसे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की फटकार के बावजूद प्रदेश के 700 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। तो देश का संविधान एक और हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अन्याय, शोषण और अपनी असहमति दर्ज करवाने के लिए, अपनी आवाज मुखर करने के लिए, अपनी आवाज उठाने का अधिकार यानी धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की स्वतंत्रता भी देता है। लेकिन हर चीज का एक दायरा है। ऐसे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा था कि देश के सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई मौलिक, कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी अक्सर हड़ताल पर रहते हैं और सरकार और कर्मचारियों की खींचतान का खामियाजा हमेशा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति एक बार फिर से बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं काम आई गब्बर की फटकार, एनआरएचएम कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, सरकार और कर्मचारियों के बीच तनातनी, आपसी खींचतान में आम जनता परेशान। मंत्री जी की सहमति मिलती है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आश्वासन तक मिलता है, लेकिन इसके बावजूद मांगों पर सरकारी मुहर नहीं लगती। प्रदेश के एनआरएचएम कर्मचारियों का हाल कुछ ऐसा ही है, जिसका परिणाम आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल आज प्रदेश भर के एनआरएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें आज प्रदेश भर के 700 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को फटकार तक लगा चुके हैं और हड़ताल का मतलब नौकरी से त्याग बता चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों को दो टूक कहा कि हड़ताल का मतलब नौकरी से त्याग पत्र है। अडोक कर्मचारी का हड़ताल करना मतलब कि त्याग पत्र देना होता है। अडोक कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर सकता और ये तो टेम्परेरी पोस्ट होती है। टेम्परेरी आदमी हड़ताल थोड़ा कर सकता है, जिसको किसी कानून में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जबकि हड़तालियों का कहना है कि मांगों को लेकर वह स्वास्थ्य मंत्री से मिले। उनकी मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री सहमति जता चुके थे, लेकिन आज तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से कर्मचारियों में गुस्सा है। इस हड़ताल को लेकर और मांगों को लेकर करीब 2 घंटे तक चर्चा की गई। 16 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ वार्ता भी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी यह मांगे रखी, जिसमें आयु सेवा 58 से बढ़ाकर 65 साल की जाने की मांग की गई, तो कोटा 40 से 60% किए जाने की मांग भी की गई। सभी एमओ को सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनाया जाए, विशेषज्ञों को नया सैलरी पैकेज दिया जाए, केंद्र सरकार की तर्ज पर ही भत्ते देने की मांग की गई और पोस्टमार्टम भत्ता 1000 रुपए दिए जाने की मांग भी की गई। इसमें पंजाब के समान वेतनमान भी दिया जाए। लेकिन हड़तालियों का कहना है कि उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक हड़ताल हर समस्या का हल है? आश्वासन के बाद भी क्यों पूरी नहीं होती मांगे? जनता को होने वाली परेशानी का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल करना आखिरकार कितना सही? हड़ताल से होने वाले करोड़ों के नुकसान का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? फिलहाल कर्मचारियों की हड़ताल बताने के लिए काफी है कि मंत्री जी का दिया गया अल्टीमेटम अब फेल हो चुका है। लेकिन क्या अब हड़ताल के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं
एनएचएम से हरिराज जी हमारे साथ अतिथि के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हरिराज जी, गब्बर से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता सर। डर नहीं लगता? सीना ठोक कर गब्बर ने कह दिया कि भाई हड़ताल पर गए तो समझिए कि नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, फिर भी हड़ताल पर चले गए। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। सर हिम्मत तो इस सरकार ने हमें दे दी। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि बार बार हमारा जो है 18 साल से लगभग हरियाणा सरकार शोषण करती आ रही है। 18 साल से हमारे कर्मचारी भाई और बहनें काम कर रहे हैं और तब से हमारा शोषण हो रहा है और हम शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे थे। दरअसल ये आंदोलन हमने शुरू किया 2014 से। हमने रोहतक में धरना दिया, उसके बाद सरकार से वार्ताएं भी हुई। सरकार से वार्ता हुई लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक काम हुआ कि यही बीजेपी की सरकार जो हमारे खट्टर साहब की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है ये वादा किया था कि पहली कलम से ही, जो इनके संकल्प पत्र में भी लिखा हुआ है कि हम पहली कलम से ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। उसके बाद हुआ ये कि जो हमें सालाना 10% की इंक्रीमेंट मिलती थी वो भी 5% कर दी गई। अच्छा, ये हमें मतलब जो है इनाम हुआ और बार बार हमने विज साहब से, खट्टर साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब हमें नहीं मिला और उसके बाद हमारी एमडी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है बाकायदा हमें रिटर्न में हमारी कुछ डिमांडों को माना। रिटर्न के अंदर हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं और उसमें जो है उस टाइम के जो एमडी साहब थे उनके साइन हैं। और क्या क्या चीजें मानी थी उन्होंने? उसमें जो है मैं आपको बता दूं, हमारी जो डिमांड्स थी, पेपर लेके आए हैं पूरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं सर मेरे पास। चलिए, बढ़िया है, डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जरा खंगालिए और बताइए कि कौन सी चिट्ठी है। उस सर चिट्ठी में क्या लिखा सबसे पहले तो मतलब उन्होंने ये कहा था कि भाई जो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो अभी 189 डेज का दिया गया था, उसको 1 साल का कर दिया जाएगा। ये था जिसमें सरकार का ना तो कुछ लगना था ना कुछ खर्च होना था। लेकिन उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ना करके दोबारा से अप्रेजल रिपोर्ट मांग ली गई और उसके लिए जो है बार बार सारे कर्मचारियों को जो है कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, वहां से एफिडेविट बनवाना पड़ा। सारे के सारे जीएच पे आके पहले दिन रिलीव किए गए, अगले दिन ज्वाइन किए गए। बोले ये पूरा का पूरा खेल रचा गया। और आप ये समझिए कि कच्चे कर्मचारियों के ऊपर 31 मार्च को और उसके बीच में भी जब तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरीके से सरकार ने तलवार लटका दी है कि अगर आपको काम करना है तो अपने अफसरों को नमस्ते करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने अपने ऑफिसर्स को, अपने हेड्स को नमस्ते नहीं की तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। ये बर्ताव होता है हमारे साथ। अच्छा, दूसरा, हम जो है लगभग आपको रोकूंगा, माफी के साथ आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर अतुल हैं, एनएचएम के महासचिव हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अतुल साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। सर, वही पूछना चाह रहा था कि कल ही गब्बर साहब गुर्रा रहे थे, कह रहे थे कि अगर हड़ताल किया तो मतलब समझ लो कि नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। कच्चे कर्मचारियों को ये अधिकार नहीं है, उसके बाद भी हड़ताल कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा है? सर बिल्कुल, देखो हमारा जो शोषण हो रहा है, हाँ। आज 18 साल से हमारा शोषण हो रहा है और जब हमारा शोषण इतने तक हो गया, हम काम करते हैं, हम बिल्कुल ग्रेजुएट हैं, बिल्कुल एजुकेशन हमारी कंप्लीट है, सब कुछ हम बिल्कुल ऑन द वे रिकॉर्ड में है, फिर भी हमें वेतन नहीं मिलता। वेतन के नाम पे आधा। और फिर विज साहब ने कल अगर ये बयान देते हैं कि भी हमें टर्मिनेट कर देंगे, अगर हमें 12,000 कर्मचारियों को वो टर्मिनेट करेंगे तो अस्पतालों में काम कैसे चलेगा? दूसरा, हमारा हक है कि हमारे हक के लिए क्या हम आवाज भी नहीं उठा नहीं सकते? हम बताओ, एक आदमी नहीं है भी हम इनसे बार बार मिलने का समय रखते रहे कि श्रीमान आप हमसे बातचीत करो, आप हमसे बातचीत करो, लेकिन बिल्कुल नकार देते। कोई भी बातचीत के लिए बुला 12,000 बंदों ने इनको पोस्ट कार्ड दिए कि सर हमें नियमित करो, कोई जवाब नहीं। 90 एमएलए को हमने ज्ञापन दिया कि सर आप हमारी आवाज उठाओ। आज एमएलए ने तो अपनी सैलरी बिल्कुल बढ़ा ली, हर बंदे की सैलरी है, 7 पे कमीशन लग रहा है। कल ब्यूरोक्रेट्स ने 70,000 से अपनी 2 लाख सैलरी लेगी। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है? 8,000 रुपए में ही जिए? तो इन सारी बातों को देखते हुए कर्मचारियों के अंदर रोष बढ़ा है। अच्छा, डिमांड्स क्या क्या है आप लोगों की? हमारी डिमांड है हमें रेगुलर करो। अच्छा, और जब तक रेगुलर करने में समय लगता है हमें समान काम समान वेतन दें।
अच्छा, मतलब दोनों वेतन में रेगुलर करने के बाद जो वेतन मिलेगा और अभी जो वेतन मिल रहा है उसमें कितने का फर्क है? सर 1/3। अगर हमें मानो आज मैं डॉक्टर की पोस्ट हूँ तो मेरे को 50,000 रुपए या 48,000 वेतन मिलना चाहिए, मुझे आज की डेट में 20,000 रुपए वेतन मिला। तो ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। अगर सर बिल्कुल 48,000 शोषण हो रहा है, बिल्कुल हमारी एडवर्टाइजमेंट से हमारी भर्ती है, पेपर हमने दिया, इंटरव्यू हमने क्लियर किया, फिर हमने बताओ ये शोषण क्यों? अच्छा, ये जो 18 साल कॉन्ट्रैक्ट से पर रखते कर्मचारी हैं, मैं समझना हाँ जी। चाह रहा हूँ आपसे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं तो इसमें बीच का भी कोई आदमी होता है या डायरेक्ट सरकार एक एक व्यक्ति को खुद सरकार अपॉइंट करती है या बीच में सर कोई ऑर्गेनाइजेशन? सरकार ने सोसाइटी बना रखी है, फैमिली वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा। ठीक है, उसके अंदर में बकायदा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती है, कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद हमारा पेपर आता है, पेपर के बाद एक और इंटरव्यू बेस निकलता है, इंटरव्यू के बाद फिर हम इंटरव्यू फाइट करते हैं, फिर हमारी ज्वाइनिंग होती है। और ये सारा इंटरव्यू और ये पेपर जो देने का काम है ये कौन करता है? सरकार डायरेक्ट करती है या किसी? सर डायरेक्ट करती है, अपने बिल्कुल सिविल सर्जन के माध्यम से होती है ये भर्ती। और फिर MD इसमें ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट IAS का क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये पैसे बचाने का एक फंडा है? क्योंकि बिल्कुल, अगर थर्ड बिल्कुल, पार्टी से सर, सर्विस बिल्कुल ले रहे होते तो पैसा कोई बात बचाने समझ में का। आती। भी सरकार जब बीजेपी आई थी, हाँ। हमने इनको वोट्स दिए हैं, हमने हाँ। बिल्कुल बनाया। एक बात थी इनके मैनिफेस्टो में कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। पर 2 साल बीतने को हो गए, कहीं हमें विजन नहीं दिखाई दे रहा, भी कहीं हमें पक्का करने का एक विजन ही दिखते। हमारी 2 सितंबर को MD मिशन निर्देशक से एक फाइल बनी थी, अच्छा। भी सहमति बनी थी, हाँ। पूरे 8 घंटे मीटिंग के बाद कि 16 तारीख को आपका प्रपोजल CM की गवर्नर बॉडी में रख दिया जाएगा। हम देखते हैं 16 तारीख सितंबर को हमारा गवर्नर बॉडी में वो मुद्दा रखा ही नहीं गया, वो फाइल आज तक MD ऑफिस में ही पड़ी हुई है। बताओ, जबकि दूसरे स्टेट कर रहे हैं, आप आदमी पार्टी दिल्ली में परमानेंट कर रही है, हिमाचल प्रदेश में परमानेंट हो रहे हैं, उड़ीसा में हो रहे हैं, तो हमारे हरियाणा में क्या दिक्कत है? ठीक है, रेणु भाटिया जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, कोई दुश्मनी है इन लोगों से, NRHM और NHM वालों से? बार बार ये कहते हैं कि भाई हमें पक्का करो, आपने वादा भी किया था पक्का करने का, उसके बावजूद आप इनको मजबूर करते हैं कि ये हड़ताल करें। देखिए, मुझे लगता है दुश्मनी शब्द भी इस्तेमाल करना एक अच्छी परंपरा नहीं होगी। नहीं मैडम, मैंने बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया है, उसको नहीं, छोड़ दीजिए, आप मुझे आगे लगता है बढ़िए। ये शब्द इस्तेमाल हाँ। करना भी अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ। बाकी मैं अभी बात सुन रही थी, जो भी हमारे भाई बोल रहे थे हाँ। इनकी तरफ से, NHM की तरफ से। आप देखें, पिछले दिनों में इनकी कई वार्ताएं मुख्यमंत्री जी से और अनिल विज जी से हुई, जिनमें बहुत सारी बातें इनकी मान ली गई। और मुझे समझ नहीं आता कि जब एक बार कह दिया गया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं समय समय पर उनको दूर किया जाएगा, जैसे जैसे फाइल्स आगे मूव हो रही हैं, उसके बावजूद अगर ये ऐसे बैलगाड़ी से फाइलें भिजवाई है मैडम। ऐसे सीजन में अगर ये हड़ताल नहीं, एक मिनट रेणु जी, रेणु जी, मेल वाले जमाने में, एक मिनट रेणु जी सुन लिया करिए, मेल वाले जमाने में जब एक क्लिक पर एक मेल यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाता है, उस वक्त में आप क्या बैलगाड़ी से भेज रही है फाइलें? 2 साल में फाइलें पहुंच नहीं रही एक टेबल से दूसरी टेबल पर, क्यों है? मेल हो और चाहे फाइल हो, बैलगाड़ी से भेजने का सिस्टम हो। हाँ। जो उसमें अनियमितताएं होती हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। बात मेल से या बैलगाड़ी से भेजने की नहीं है, बात ये है कि जो मेल भी अगर गया है उसमें और क्या कमियां हैं, क्या पूरा करना है, क्या अनियमितताएं हैं, कितना और वक्त चाहिए रेणु जी? ये देखा जाता है। रेणु जी, कितना और वक्त चाहिए? अनिल विज जी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है कि इनकी हम कोई भी मांग ऐसी नहीं होगी जो हम पूरी नहीं करेंगे, हम इनकी हर मांग पूरी करने की ठीक है, कोशिश सुन लेते हैं, करेंगे, सुन लेते हैं, परंतु सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। हरिराज जी, ये जो कह रही है वो सच है? बिल्कुल सच नहीं है। मुझे पहले तो ये जो भी मोहतरमा है, रेणु भाटिया जी हैं, हाँ, बीजेपी रेणु के भाटिया नेता जी हैं, हाँ। ये मुझे ये बता दें कि सरकार ने जो वार्ताएं हुई हैं हमारी कौन सी मांग, एक मांग मुझे ये गिनवा दें कि हमने आपकी ये मांग मान ली है। रेणु जी, 31 मई को हमारी बात हुई थी, जो रिटर्न में MD साहब ने दिया है उसका एक नोटिफिकेशन, एक तो उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया था। हमारे साथ तो ये तक छल होता है कि एक मैटरनिटी लीव जो इन्होंने 6 महीने की घोषित की हुई है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, यानी ब्रेक होता है बीच में, उसके बाद वो अगर फरवरी में किसी की डिलीवरी हुई है और 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट खत्म है तो उसकी मैटरनिटी लीव खत्म, अगर उसके बाद उसको छुट्टी पे जाना है तो वो विदाउट पे जाएगा। ये है इनकी नीतियां।
और ये है इनकी नीयत। नहीं, आप कह रहे हैं कि अनिल विज साहब से आपकी किसी कोई बात पर मुलाकात सहमति नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। रेणु जी, क्या ये सच है? और आप ये जो कह रही हैं कि भाई सहमति देने की बात कह रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई कोई सहमति देने की बात नहीं हुई अभी तक। देखिए, जितनी मुझे जानकारी हुई, पिछले दिनों में इनके एनएचएम के प्रधान मेरे ख्याल सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी, जितना मुझे संज्ञान में मेरे है, उनकी मुलाकात हुई और इस विषय पर उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स है अपने क्षेत्र की, अपने कार्यकर्ताओं की, वो रखी थी और उसके ऊपर चर्चा भी हुई। और ये अनिल विज जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे जो आपके फेवर में ना हो या जिससे हमारा कोई भी राज्य का जो है बेरोजगार हो। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा रेणु जी, एक मिनट रेणु जी, ठीक है, जिसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। डॉक्टर अतुल हमारे साथ हैं फोन लाइन पे, महासचिव हैं एनएचएम के। अतुल साहब, आपको पता है ऐसी कोई मुलाकात जैसा रेणु जी कह रही हैं? डॉक्टर अतुल, चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सुरेंद्र जी की पिछले दिनों में मुलाकात हुई, क्योंकि वो ही इनको लीड करते हैं, प्रधान है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए रेणु जी कि क्या स्वास्थ्य विभाग में जो मंत्री साहब कहते हैं और जो ऊपर बैठे बड़े बड़े अफसर हैं, इनके बीच में एका है? इनमें कोई एक क्या कह सकते हैं, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन है? ये देखें कि मंत्री अपनी समस्या को, अपने क्षेत्र की बात को, अपने जो उनके दायरे में काम होते हैं उस बात को अधिकारियों के सामने रखते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ अड़चन आ रही है, उनके सहयोग से कहाँ हल होगी, अधिकारियों के सहयोग से कहाँ हल होगी, इस चीज के ऊपर हमेशा एक बात रहती है, आपस में वार्ता होती है इन बातों की, तभी कार्य आगे निकलता है। मैडम, आप ये जो कह रही हैं उसके लिए मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ। 21 सितंबर का दिन साल 2016, उस वक्त भी यही लोग हड़ताल पर जाने की बात शायद कह रहे थे, अगर मैं सही हूँ हरी जी। उस वक्त भी ऐसी कुछ चल रही थी चीजें? नहीं, हमारी सर 9 और 10 अगस्त को हड़ताल हुई थी। हाँ। और 9-10 अगस्त की हड़ताल में जो है माननीय खट्टर जी ने, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम इनको रेगुलर करने के लिए एक प्रपोजल बनाएंगे, और वो हमने 2 सितंबर तक बना दिया और उसको इनको सौंप भी दिया। लेकिन अभी जो है हमारे सेक्रेटरी साहब ने जैसे कहा कि भाई वो जो है आज भी एमडी ऑफिस में धूल चाट रहा है, यानी वहां से 1 इंच भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। उसके अलावा एक मिनट मैडम, कुछ और चीजें आपको याद दिला देता हूं। उसके अलावा एसीएस हैं राजन गुप्ता जी, नाम सुना होगा आपने, स्वास्थ्य विभाग में हैं। उनके और अनिल विज के बीच के टकराव को पूरा प्रदेश जानता है कि कैसे कोई फैसला ये लेते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती है, वो फैसला ले लेते हैं तो मंत्री साहब को जानकारी नहीं होती है। ऐसी कुछ उदाहरण याद दिलाऊं या आपको याद आ गया? मुझे सब बातें याद हैं और हमेशा से ये बात होती है कि अगर मंत्री कोई बात कहते हैं और अगर वो नियमानुसार उसको किसी और तरीके से सॉल्व करना है या उसके नियम को कोई और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता है, तो ये तो बड़ा जेन्युइन प्रोसेस है। मतलब मंत्री को नियम नहीं मालूम, आप ये कह रही हैं? कर सकते कि दबाव डालकर अधिकारियों पे गलत काम करवाएं या अधिकारी को हम ऐसी बात कहें जो कानूनानुसार ना हो। मतलब मंत्री साहब को नियम नहीं पता, आप ये कहना चाह रही हैं? चाहे वो अनिल विज जी करेंगे, चाहे वो राजन गुप्ता जी करेंगे। ठीक है, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, ये बार बार आखिर इन लोगों को, एनएचएम वाले लोगों को, एनआरएचएम वाले लोगों को ये हड़ताल करने की नौबत क्यों आ रही है? ये जो मांगे कह रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है कि इनको परमानेंट कर दिया जाए? देखिए, ये सारी बातें जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने स्वीकार कर ली थी जब ये हड़ताल पे जा रहे थे और इस शर्त पे हड़ताल खोली थी। अगर उन्होंने वायदा किया था इनको तो इनको वायदा पूरा करना चाहिए सरकार को। नहीं, उसके अलावा भी है, वैसे भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप की पार्टी जो है 10 साल तक सत्ता में भी रही है, तो आपने भी सत्ता को बहुत करीब से देखा है। क्या आपको लगता है कि जो ये 17 साल 18 साल से लोग जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, इनको परमानेंट कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए परमानेंट। तो आपने क्यों नहीं किया था? हमारे मसला वो आया नहीं हमारे सामने। अच्छा, आया होता तो निश्चित तौर पर कर देते। हरिराज जी, आप लोगों ने कांग्रेस से नहीं मांगा था? सर 2014 में हमने जो है बड़ा धरना दिया था हाँ। रोहतक के अंदर। अच्छा।
और रोहतक के अंदर बड़ा धरना दिया था। और उसके बाद जो है जो गोहाना रैली हुई थी, जब हुड्डा साहब ने ये कहा था कि भाई हरियाणा में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं जिनको 5 साल 7 साल हो गए उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन हम उसमें भी रह गए क्योंकि सरकार हमें कच्चे कर्मचारी मानती नहीं। वो कहती है कि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, एक स्कीम के कर्मचारी हो, इसलिए आप जो है पक्का नहीं हो सकते। लेकिन वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं सर वो थोड़ा सा सुन लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है और वो किसी भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पे लगाती है, रेगुलर लगाती है, वो सरकार को देखना है। हमारे हिस्से में जो भी फंड आएगा वो हम सरकार को उपलब्ध कराएंगे। हाँ ठीक है। दूसरी चीज SSA सर्व शिक्षा अभियान, वहां पर जितने भी कर्मचारी वहां पर भी 40-60 का रेशो है स्टेट का सेंटर का, लेकिन वो आज भी जो है पूरा वेतन ले रहे हैं और उसमें रेगुलर भी है। और दूसरा एक NHM की एक पॉलिसी बनी थी 2014 के अंदर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है द सैलरी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शुड बी ग्रेटर देन रेगुलर एम्प्लॉय। ये इनकी HR पॉलिसी थी जो 2014 में बनाई थी, लिखा हुआ है। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। लेकिन वो आज तक हमें इसी उम्मीद के सारे एक सवाल आखिरी पूछ रहा हूँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अब फिर से स्ट्राइक की आपने बात की, स्ट्राइक पर चले गए हैं, कब मानेंगे? सर जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। पिछली बार भी आपने मांगे रखी थी लेकिन को मना लिया गया था। सर अब हम जो है मौखिक आश्वासन पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं और इन डिमांड्स के बीच अगर आप देखेंगे तो कुछ जेन्युइन डिमांड्स भी लगती हैं जो आप एक आम आदमी के तौर पर भी समझ पाएंगे। लेकिन क्या ये सरकार नहीं समझ पा रही? बड़ा सवाल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।